सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत है आप सभी का सीए इंटर जीएसटी चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी की इस क्लास में। इस क्लास में मैं आप लोगों को कवर करवाने जा रहा हूँ आपके स्टडी मैट के टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास गाइस, रियली बिलीव मी, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन है चैप्टर 2 के मॉड्यूल में, आपको फुल क्लैरिटी होगी कि यार हाँ, आप लोगों को रियली मजा आने वाला है। आप समझ के आप एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, डीप डाइव करेंगे। जस्ट सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, मेघराज एंड कंपनी wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and the neighboring states of Delhi and Haryana. Okay. Kindly state as to what is the taxable event under GST. Okay, ये है हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, taxable event under GST. Okay. And livability of CGST, IGST on the same. Okay. So भाई मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार और आपको सबसे पहले बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। आप कोई भी क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो एग्जाम में या वैसे भी आप अपनी रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या स्पेशली एग्जाम्स में, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। बिकॉज मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होती है उसी में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखी होती है। यार क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें कंप्यूटेशन करनी है या हमने एक थ्योरी क्वेश्चन है, हमने कुछ और लाइक क्वेश्चन की डिमांड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। बिकॉज जनरली होता क्या है, लास्ट लाइन में ये लिखा होता है रिक्वायरमेंट। बिकॉज होता क्या है यार, मेनी टाइम्स हम क्वेश्चन तो सारा पढ़ लेते हैं, हम एक माइंड में एक परसेप्शन बिठा लेते हैं कि अच्छा यार इस चीज से रिलेट करता है ये क्वेश्चन, बट जब हम क्वेश्चन के एंड पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं बाद में एंड में, तो हमें पता लगता है यार ये तो कुछ और ही था। सो इट्स रियली एडवाइजेबल। तो जैसे इस केस में हम कोई हमसे वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि ये टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या है। यार अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है। अब टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी में, सप्लाई। भाई सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन यही तो कहता है कि यार जीएसटी जो है वो लेवी किसके ऊपर होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो भाई टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या हो गया, सप्लाई। इस केस में मेघराज जी क्या कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गए। तो इस केस में ये हमारा टैक्सेबल इवेंट हो गया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स जो है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेवेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी यूटीजीएसटी के ऊपर कमेंट करो। भाई मेरे को ये पूछना चाह रहा है, दूसरा दूसरा जो एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, कि यार सीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास दो तरह की सप्लाईज होती हैं, एक होती है इंटर, एक होती है इंट्रा। सर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार कौन सी सप्लाई विद इन द स्टेट है, कौन सी विद इन टू डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज है एक्सेट्रा। कोई तरीका ही बता दो इसको यार मेमोराइज करने का, बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो मैं मेथड यूज करता था वो ये करता था कि लाइक ये देखो, इंट्रा मीन्स, इंट्रा माने तो इंट्रा माने तो इन इन द इन द मेरे साथ बोलो, इंट्रा इन द, यानी कि इन द स्टेट, द सप्लाईज विच आर विद इन द स्टेट्स। वो कौन सी सप्लाई होती है, हमेशा इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा इन द। और जो दूसरी बच गई वो होगी हमारी सप्लाई विद इन टू डिफरेंट स्टेट्स और विद इन अ स्टेट और यूनिट टेरिटरी, एज द केस में बी। आई होप ये आप लोगों को एक थोड़ा समझ आ गया होगा, थोड़ा इजी भी लगा होगा इसको, लाइक अब याद रखना, डिफरेंशिएट कर पाना इंट्रा और इंट्रा स्टेट सप्लाई के बीच में। सो यार इंट्रा स्टेट सप्लाई दैट इज विद इन द स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगता है, आप लोगों को पता ही है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में दैट इज द सप्लाई विद इन टू डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, एज द केस में भी, उसके केस में क्या लगेगा, अकेला आईजीएसटी। सो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को इस बार एक बार स्टडी मैट के थ्रू आंसर गो थ्रू करवा देता हूँ, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आ रहे। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फिर टैक्स पेमेंट जीएसटी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर बोथ, जो हमने डिस्कस किया कि यार हमारे केस में गारमेंट सप्लाई कर रहा है वो बंदा मेघराज, तो ये हमारा टैक्स एलिमेंट हो गया। और उसके बाद आईजीएसटी विल बी लेवल इंटरस्टेट सप्लाईज, जो हमने डिस्कस किया, और जो इंटरस्टेट सप्लाईज हैं उनके इसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। Ascertain whether the transfer of goods by the Modo Private Limited to its branch office would qualify as supply or not.
ओके। यार देखो, हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट हमें क्वेश्चन का एक लाइक पूरा का पूरा आइडिया ही मिलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। भाई दामोदर प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी होगी, क्वेश्चन में देखेंगे आगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये लास्ट टाइम यही पता लग रहा है कि यार दामोदर प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी है, उसने गुड सप्लाई किए हैं, सर्विस सप्लाई की होंगी अपनी ब्रांच ऑफिस को, क्या वो सप्लाई क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ओके, दिल्ली में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ओके। इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, ओके। ओके ओके। सो भाई, कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली में, वो गुड्स ट्रांसफर करना चाहती है अपनी ब्रांच को, जो कि उसकी ब्रांच कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। यानी कि भैया आज हम चले हैं दिल्ली से सीधा वेस्ट बंगाल। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, विदाउट कंसीडरेशन। भाई कंसीडरेशन किस बात की, मेरी तो ब्रांच है, मुझसे थोड़ी ना पैसे लेगी, ठीक है ना। दिल्ली से वेस्ट बंगाल माल चला है भाई, गुड्स चले हैं हमारे विदाउट एनी कंसीडरेशन, ठीक है, ताकि गुड्स हम वेस्ट बंगाल की ब्रांचेस आगे फर्दर सेल कर सकें। कंपनी को लगता है, द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजैक्शन that will be undertaken by it would not qualify as a supply as no consideration is involved। भाई कंपनी भी यही सोच रही है, जो कि लाइक कि कंपनी कह रही है कि यार सप्लाई सप्लाई क्या होती है, सप्लाई की दो टर्म्स यही होती है ना, कि कंसिडरेशन हो पहली तो, दूसरी द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। कंपनी कह रही है जी कि कंसिडरेशन तो है नहीं, तो सप्लाई किस बात की। बट बट कंपनी एक चीज भूल गई, तभी तो सीए है ना हम। कंपनी भूल गई पर सीए थोड़ी भूल सकता है। क्या, शेड्यूल 1, supplies made even without consideration, कि कंसिडरेशन नहीं है हमारे केस में, बट स्टिल इट विल बी अ सप्लाई। यही तो पढ़ते हैं शेड्यूल 1 में हम, इस तरह की एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस जो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती हैं, राइट। सो यार, सर याद आ रहा है कुछ ना कुछ, अरे सब याद आएगा बॉस, सब याद आएगा, देखते जाओ। यार अब शेड्यूल 1 में 4 तरह की एक्टिविटीज कवर होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। क्या इस केस में कुछ बिजनेस एसेट डिस्पोजल हो रहा है, किसी बिजनेस एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जी नहीं, इस केस में कोई भी बिजनेस एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, सो दैट्स वाई पहला वाला केस नहीं लगेगा। दूसरा केस क्या था, इंपोर्ट और सर्विसेज फ्रॉम अ डेटेड पर्सन इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये दूसरा केस था। क्या इस केस में वो चीज लग रही है, क्या कुछ इंपोर्ट करवा रहे हैं हम, जी नहीं, दिल्ली और वेस्ट बंगाल दोनों ही भारतीय स्टेट्स हैं, दोनों ही हमारी इंडिया की स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इस केस में इंपोर्ट वाला वो वाला केस भी नहीं लगा। थर्ड क्या था, वो एजेंट प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल एजेंट को माल सप्लाई कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई होगा नहीं होगा, दैट वो वाला केस। क्या इसमें कोई एजेंट है, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल है, जी नहीं। सो कौन सा केस बचा, मेरा फेवरेट, रिलेटेड पर्सन्स, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। सो थोड़ा रिमूव कर दूं मेरे से। सो यार अगर मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊँ रिलेटेड पर्सन्स, और उसे उसमें एक और चीज़ थी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एंड और यू कैन से, एक और केस था डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स वाला केस भी था। याद आया कुछ, हाँ सर याद तो आ गया, बट सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन बट कंफ्यूजन होती है डिस्टिंक्ट पर्सन में कि यार ये डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है ऐसे, मतलब थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा लग रहा है कंसेप्ट। अरे कोई बात नहीं, अभी क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं उस कंसेप्ट को। यार देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में एक चीज हमेशा याद रखना, आई ऑलवेज से वन थिंग, मैं आपको अपने नोट से चेक करवाता हूँ, ये गाइस मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, मैं नोट्स में आपको दिखाना चाहता हूँ एक सिंपल सी चीज जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने तो ये डेफिनेशन, एग्जैक्टली डेफिनेशन बिल्कुल है, बट हम एक और वे आउट याद रखेंगे जो बेसिकली इस डेफिनेशन का क्रक्स निकलता है, अगर आप पढ़ते इसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्या क्रक्स निकलेगा।
पैन एक, जीएसटी अनेक। देश का नारा, जीएसटी वालों, ये हमारा नारा, हम स्टूडेंट वालों, हम स्टूडेंट्स का नारा, इसी को याद रखने के लिए, पैन एक, जीएसटी अनेक। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, पैन एक, जीएसटी अनेक। यार, डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में एक चीज याद रखना, डिस्टिंक्ट पर्सन होते कौन है, कौन होते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन आखिरकार? ये कि भाई पैन नंबर तो सेम रहेगा, बट जीएसटी नंबर अलग अलग रहेगा। अब आप लोगों को पता ही है कि यार, मैं अपने वाले केस के एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा जल्दी। यार, अब तुम लोग देखो कि दामोदर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है जो रजिस्टर्ड इन दिल्ली में है। अब सीधी सी बात है यार, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड पूरे अक्रॉस इंडिया उसका पैन तो सेम ही रहेगा। वो जहां मर्जी अपनी ब्रांच खोले, पंजाब में खोले, गुजरात में खोले, वेस्ट बंगाल में खोले, मुंबई में खोले, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जहां मर्जी अपनी ब्रांच ओपन कर ले, भाई पैन तो उसका सेम ही रहेगा। ऑल ओवर इंडिया आईटीआर तो एक ही जाएगी, राइट? बट आप लोगों को ये पता है कि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। जिस स्टेट में अपनी ब्रांच खोलोगे, ओपन करोगे, उस स्टेट में आपको उस स्टेट का नंबर लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, राइट? सो भाई इस केस में यही हो रहा है। अब इस केस में देखोगे कि भाई दामोदर प्राइवेट लिमिटेड एक है दिल्ली, एक है वेस्ट बंगाल, राइट? अब दिल्ली में अलग जीएसटी नंबर होगा, वेस्ट बंगाल में अलग जीएसटी नंबर होगा, बट पैन नंबर तो भाई सेम ही होगा ना यार। तो क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए? यस सर, ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए, भाई ये डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। और हमारा वो जो शेड्यूल 1 में जो एक एक्टिविटी है, हमारा ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताई हुई है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस शैल क्वालिफाई द सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट एनी कंसीडरेशन। ये वो वाला केस हमारे क्वेश्चन में लग गया। आप लोग देखोगे कि गुड सप्लाई हो रही है विदाउट कंसीडरेशन, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में क्वालिफाई करेगी। एसिड एंड वेदर इट इज अ सप्लाई, यस, आंसर इज यस, इट इज अ, यस इट इज अ सप्लाई। मैं एक बार आपको इसका स्टडी मैट का आंसर भी चेक करवा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यार। वेट जस्ट अ मिनट। या क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे यार, सेम वही बात लिखी हुई कि एज पर शेड्यूल 1 जो हमने पढ़ा है, डिस्टिंक्ट पर्संस इवन इमेज विदाउट कंसीडरेशन वुड क्वालिफाई एज सप्लाई। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप गो थ्रू कर लेना कॉन्सेप्ट, आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा, रिवाइज भी होगा। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर दिया डन। सभी कर देंगे क्वेश्चन इसी तरह, सब क्वेश्चन खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी। ओके, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Prithvi Associates is engaged in supply of taxable goods. क्या बात है? It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply, even if made without consideration. In accordance with provisions of GST law, you are required to enumerate such activities. भाई मेरे, पृथ्वी एसोसिएट्स अपने टैक्स एडवाइजर से, जो कि इस क्वेश्चन में हमको बना दिया गया है, ये पूछ रहा है कि क्या इस तरह की कोई सप्लाई ऑफ गुड्स भी होती है, सॉरी, इस तरह की कोई सप्लाई एक्टिविटीज होती हैं जो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएं? जी हाँ, होती हैं। अभी तो क्वेश्चन ऊपर देख के हैं, शेड्यूल 1। सो बेसिकली गाइस, इस के क्वेश्चन में आप लोगों को शेड्यूल 1 के बारे में डिस्क्राइब करना है। शेड्यूल 1 के जो 4 पॉइंट्स हैं, जो मैंने ब्रीफली ऊपर डिस्कस भी किए थे, वो उनके बारे में आपको इसके इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इससे इजी क्वेश्चन, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई, माय फेवरेट, उसके रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। भाई कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसको एग्जामिन करना है कि यार क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। देखते हैं भाई क्या स्टेटमेंट दी है। सो composite supply is treated as supply of that particular goods or services, okay, which attracts the highest rate of tax. Oh my god, oh my god। भाई कॉम्पोजिट सप्लाई कह रहे हैं कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होती है जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट कर, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करती है। क्या ये वाक्य, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सुनना चाहता हूँ यार मैं आप लोगों से। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, बट यस, अपने जहां भी आप लेक्चर लगा रहे हैं वहां पर बैठ के बोलिए, पूछिए अपने दिल और अंदर अंतर आत्मा से कि यही था कॉम्पोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। जी नहीं सर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट वैलिड है? नहीं, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और विच सम पीपल आल्सो कॉल प्रीडोमिनेंट सप्लाई,
जो उसका टैक्स रेट होता है वही बाकी जो गुड्स और सर्विसेज और उसके साथ सप्लाई हो रही हैं उसके ऊपर भी वही टैक्स रेट लगता है। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत हो चुकी है। ये जो ये बात कर रहे हैं ना, ये हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स किस केस में लगेगा? इसमें किस केस में लगेगा? मिक्स्ड सप्लाई के केस में। सो क्या स्टेटमेंट वैलिड हुई? जी नहीं, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। मैं इसका आंसर चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन, लो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वही तो हमने ही कहा था, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कंपोजिट सप्लाई इज सप्लाई द प्रिंसिपल सप्लाई, इट इज मिक्स सप्लाई। वही तो हम कह रहे थे कि यार वो मिक्स सप्लाई होती है जिस केस में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्रिस्टल क्लियर है। यो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एग्जामिन क्या करें? एग्जामिन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जामिन ओके भाई मेरे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरी ये बात सुनो भाई, इस केस में बात हो रही है दो एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, दूसरा क्या हो रहा है? ट्रांसफर पोजेशन, टाइटल एंड पोजेशन। अब भाई मेरे एक एग्जांपल, बड़ी सीधी सी एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ यार। तुम्हारे पास है प्ले स्टेशन 5, PS5। तुम लोग मजे से गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हो उस गेम उस पे उसके ऊपर, बट तुम्हारे नेक्स्ट मंथ है एग्जाम्स। एग्जाम्स आ रहे हैं, अब पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करनी है, बहुत जोरों शोरों से करनी है। तो भाई PS5 को अब तुम नहीं खेल पा रहे हो। तभी तुम्हारा दोस्त आया, गुच्चू। लेट्स से तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम है गुच्चू। तो भाई गुच्चू कहता, यार 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 यार, तेरे तो एग्जाम्स है ना अभी, मेरे को अपनी PS5 दे दे। आपका मन थोड़ा सा विचलित हुआ कि यार गुच्चू कहीं खराब ना कर दे, गुच्चू कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे, बट है तो अपने बचपन का दोस्त प्यारा गुच्चू। आपने अपनी PS5 गुच्चू को पकड़ा दी और कह दिया, ए गुच्चू, एक महीना, बस एक महीना, एक महीना रुक जा, एग्जाम्स हो जाने दे, उसके बाद मैं अपनी PS5 लेने वापिस आऊंगा। मैं वापिस आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा गुच्चू PS5 लेने। तो भाई अब तो मेरी एक बात सुनो, तुम्हारी PS5 की जो पोजेशन है वो किसके पास है? गुच्चू के पास। और बट PS5 है किसकी? टाइटल किसका है? वो एक्चुअल में है किसकी? तुम्हारी, योर्स। सिर्फ पोजेशन गुच्चू के पास है तुम्हारी PS5 की, बट टाइटल स्टिल विद योर्स। मेरी है, मेरी ही रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, यस, कि भाई वो PS5 मेरी है, मेरी ही रहेगी, किसी और की नहीं हो सकती। कुछ और समझ गए थे क्या? जज्बाती नहीं होना है, क्वेश्चंस को फटाफट करना है, जज्बाती नहीं होना है। सो गाइस, आप लोग देख पा रहे हो कि यार अगर गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स करनी है तो उस केस में यार टाइटल और पोजेशन का होना बहुत जरूरी है। टाइटल एंड पोजेशन इकट्ठे बोथ होने चाहिए अगर सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। अदरवाइज आप सिर्फ उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, उसका पोजेशन आपने हैंड ओवर किया है गुच्चू को फॉर द टाइमिंग, वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये आपके शेड्यूल 2 से उठ के आया है। शेड्यूल सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हमें बताता है कि यार ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सर्विस बनेगी। सो आप शेड्यूल 2 को रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा एक रीजनिंग दिया, एक लॉजिक दिया, एक पर्पज, एक रीजन बताया कि यार क्यों। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि शेड्यूल 2 से सीधा मैं पढ़ा दूं और आप लोगों को बता दूं कि यार ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनी जाएगी अगर पोजेशन दोगे। तो मैं आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग। मैं ये था कि मैं आप लोगों को पर्पस बताऊं, रीजन बताऊं कि क्यों। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको इसका आंसर को थ्रू करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
Title as well as possession both needs to be transferred for transaction to be considered supply of goods. वही वाली बात आ गई कि भाई जब तक तुम टाइटल और पोजीशन दोनों को ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा. इट विल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस. कहाँ लिखा है ये सर? शेड्यूल 2 में लिखा है, जाके पढ़ लो. ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. आप एक बार गो थ्रू कर लेना आंसर, ये कुछ लिखा जो मैंने आपको बताया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करते जा. खैर, सिक्स्थ क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1. ओके, तो भाई कुछ एक्टिविटीज नीचे दी गई हैं. ये 3 एक्टिविटीज दी गई हैं ABC करके. देखते हैं क्या है. हमको ये बताना है कि यार क्या ये एक्टिविटीज सप्लाई हैं या नहीं है. चलो आओ, चलो देखते हैं. लेट्स देखते हैं. सुलेखा जी, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई. क्या बात है. बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स. एग्जैक्टली भाई, अलग अलग स्टेट्स हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र, तो रजिस्ट्रेशन तो अलग अलग होगी. नहीं बताता तो भी मैं पता ही था. नेक्स्ट, फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई डेपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम डेपो. सर कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है सर? कॉन्सेप्ट भी याद आ रहा है और इसके सिमिलर क्वेश्चन भी हमने ऊपर किया है. कौन सा सर? ये वाला सेकंड क्वेश्चन, दामोदर भैया वाला. उसमें दिल्ली और वेस्ट बंगाल था, इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र. उस केस में भी यही हो रहा था, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा था ताकि फर्दर सेल कर सकें हम अपनी ब्रांच से. इस केस में भी यही हो रहा है. इस केस में क्या ध्यान से देखोगे तो भाई सुलेखा जी अपनी दिल्ली वाली फैक्ट्री से माल, अपना गुड्स, स्टॉक सप्लाई कर रही हैं दिल्ली से मुंबई में. दिल्ली टू मुंबई आपका स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, राइट. तो क्या सप्लाई होगी? एग्जैक्टली सप्लाई होगी. जो सेम ऊपर हम डिस्कस करके आए कि यार ये बेसिकली दीज बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्संस, दीज आर द डिस्टिंक्ट पर्संस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ between the distinct persons even if made without consideration shall qualify as a supply. शेड्यूल 1 लग गया. आई होप ये क्लियर होगा. सेम क्वेश्चन है दामोदर वाला जो ऊपर हम करके आए हैं, तो ये तो हो गया. नेक्स्ट, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई. ओके, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंडन. क्या बात है. इज अ वेल नोन लॉयर. ओ भाई भाई भाई, दो भाई दोनों ही तबाही, दो भाई दोनों तबाही. एक है आर्किटेक्ट चेन्नई में, एक है लॉयर लंदन में. और तीसरा भाई, यार तुम हो ना वो सीए करोगे. यस, सीए बनोगे. यार अब क्या कह रहा है? रमन हैज टेकन लीगल डिस्प्यूट फ्रॉम लीगल डिस्प्यूटेड सॉरी रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट. भाई सर हल्का हल्का कुछ याद आ रहा है. अरे आएगा, बिल्कुल आएगा. समझाते हैं एक एक चीज को. रमन, पहले थोड़ा लेके इसको लिख लें. रमन आर्किटेक्ट है चेन्नई में और उसका ब्रदर लंदन में क्या है, लॉयर है. अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को. भाई मेरे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में कहा क्या गया है? रमन है आर्किटेक्ट जो कि इंडिया में है, चेन्नई में, और उसका ब्रदर है वेल सेटल्ड. मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, वेल सेटल्ड. यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है वेल सेटल्ड. ये रहा वेल सेटल्ड, हु इज सेटल्ड, राइट. सो रमन है आर्किटेक्ट चेन्नई में, इंडिया में, और उसका ब्रदर है लॉयर बाय प्रोफेशन जो है लंदन में, वेल सेटल्ड. तो रमन भैया ने क्या किया है, अपने भैया वकील भैया से, अपने एडवोकेट भैया से सर्विसेज ली हैं लीगल डिस्प्यूट की. सॉरी, सर्विसेज ली हैं लीगल, सॉरी लीगल एडवाइस की सर्विसेज ली हैं, ना कि डिस्प्यूट की. लीगल एडवाइस लिया उसने रिगार्डिंग हिज फैमिली डिस्प्यूट. लीगल एडवाइस लिया रिगार्डिंग हिज फैमिली डिस्प्यूट. भैया घर का मामला घर में ही रह जाए. तो भाई रमन भैया ने क्या किया, किसी और लॉयर को पोस्ट की बजाय
अपने ही खुद के भाई को भाई से सर्विस ले ली है, लीगल एडवाइस ले ली है कि भाई घर की बात घर में ही रह जाए, बाहर हमें को ना बताना पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई 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 हैं यार, अब भाई भी एक दूसरे से पैसे लेने लग गए यार, तो क्या क्या रह जाएगा यार, ठीक है ना। बड़े भैया, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरा भाई है। सो यार, अब तुम लोग इस चीज को, मैं देखो कि देखो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो रही है, तो प्राइमा फेसी क्या लगता है कि सप्लाई नहीं है, बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज सप्लाई हो रही है, राइट। बट गेम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। शेड्यूल वन किस लिए बना है? शेड्यूल वन हेयर एंटर्स, वो कहता है कि भाई एक बार मेरे को भी पूछ लो, तुमने तो बता दिया कि यार सर्विस की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ली हैं, कंसिडरेशन कोई है नहीं तो सप्लाई नहीं है, बट भाई शेड्यूल वन भी एक बार देख लो। वो कहता है एक बार मुझे भी देख लो यार, मेरे में क्या कमी है, क्या नहीं है मुझ में। शेड्यूल वन देखना पड़ेगा कि यार क्या हमारा केस शेड्यूल वन की किसी एक्टिविटी में कवर तो नहीं हो रहा, राइट। तो भाई अब तुम एक बात बताओ, इंडिया और लंदन, इनको देख के क्या दिमाग में आ रही है वर्ड? मेरे को तो भाई एक ही वर्ड दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में तो इम्पोर्ट। किस चीज का? ऑफ सर्विसेज, जो कि इस केस में लीगल एडवाइस ली है, राइट। सो एक पॉइंट क्या कहता है शेड्यूल वन का अपना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। मैं एक बार नोट्स से गो थ्रू करवाना चाहूंगा। या सर, तुमने एक बात सुनो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन, जो कि हमारे केस में रमन है, फ्रॉम अ डेटेड पर्सन, ओके, जो कि और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस। भाई सबसे पहली बात तो तुम लोग मेरी ये देखो, हमारे केस में कंसिडरेशन नहीं है, नहीं है, ओके। क्या जो वो उसने सर्विस ली है लीगल एडवाइस की, क्या वो इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस है? क्वेश्चन पे चलते हैं, अपील करवाता हूँ। जी नहीं, लीगल एडवाइस ली गई है रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट, बिजनेस से यहाँ पे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लो, तो क्या ये सप्लाई हुआ? जी नहीं। तो क्या हमारा जो है ये रमन वाला सप्लाई हुआ क्या? क्या इट इज सप्लाई? नो। क्यों? बिकॉज ऑफ सर्विसेज ली हैं हमने, नॉट अ सप्लाई। क्यों? बिकॉज बिजनेस वाली जो कंडीशन है इन द कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, राइट। बट एक और चीज, राइट, ये थोड़ा और मैं आपको एनालाइज करवाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। यार नो डाउट इस केस में बिजनेस रिलेटेड हमने उससे एडवाइस नहीं ली, दैट्स व्हाई वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आया। बट क्या हमारा ब्रदर जो रमन है, क्या वो हमारा रिलेटेड पर्सन है? क्या रमन जो है, क्या वो रिलेटेड पर्सन है? बिल्कुल सर, क्या बात कर दी आपने आज। भाई भाई है मेरा वो, मेरा भाई रिलेटेड नहीं होगा और क्या होगा? नहीं मेरे भाई, तुम यहाँ फिर भावुक हो गए, तुम यहाँ भावुक हो गए। रमन भाई हमारा रिलेटेड पर्सन नहीं है। क्यों क्यों क्यों? वही है ना, भूल गए। आओ नोट्स पे चलें। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या कहती है? क्या कहती है सर, क्या कहती है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन? फैमिली, parents, grandparents, brothers and sisters of the person if they are wholly and mainly dependent on the said person। बस इस चीज की गेम थी भाई। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे भाई तुम्हारी बहनें तभी तुम्हारे रिलेटेड होंगी एज पर द जीएसटी एक्ट, अगर वो होली और मेनली डिपेंडेंट हैं तुम पे। अगर मैं अपने केस की बात करूं यार, तो क्या हमारे केस में रमन का भाई उसके ऊपर डिपेंडेंट था? आंसर इज नो। क्यों? सेटल्ड। क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या लिखा हो, हिज ब्रदर हु इज वेल सेटल्ड, सेटल्ड है, वो ऑलरेडी सेटल्ड है भाई, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस केस में सप्लाई, अगर अगर इन केस ये सर्विसेज उसने बिजनेस के लिए भी ली होती तो भी ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता। क्यों? बिकॉज रमन इज नॉट, रमन का ब्रदर उससे रिलेटेड नहीं है, एज ही सेटल्ड इन लंदन, वेल नोन लॉयर है भाई, लॉयर है, अच्छा छापता होगा, अच्छे पैसे कमाता होगा यार, वो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो वो उसका रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा सा डीप डाइव किया एक्स्ट्रा, ताकि आप लोगों को लाइक थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म हो। लाइक मेरा पर्पस सिर्फ यही था इसको थोड़ा फर्दर एनालाइज करने का, कि थोड़ा
एक प्रोविजंस को मैं एनालाइज करके दिखा सकूं कि यार हाँ, राइट, थोड़ा और क्लैरिटी मिले, क्या होता है क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन को ट्वीक करके ये आ जाए जैसे मैंने बताया आपको। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सी पार्ट पे चलते हैं। वुड आंसर बी डिफरेंट इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस। अरे रियली? ओ भाई, जो एक्सप्लेन किया वही क्वेश्चन पूछा भी हुआ इनफैक्ट। क्या बात है, फिर तो यार इनफैक्ट मेरा एक्सप्लेन किया हुआ आई थिंक आपको टाइम वेस्ट नहीं लगा होगा फर्दर जो मैंने डीप डाइव किया। सो गाइस ये क्लियर हो ही गया होगा आपको कि भाई हमारा आंसर इस केस में नहीं डिफरेंट होगा, बिकॉज अगर चेन्नई बिजनेस यूनिट भी हो उसकी उसके रिगार्डिंग लिया है तो भी वो सर्विस में नहीं फॉलो करेगा। क्यों? वो हमारा रेटेड पर्सन ही नहीं है। अवर आंसर विल रिमेन सेम सेम। एक बार इसका आंसर गो थ्रू करवाना चाहूंगा यार आप लोगों को। सिक्स क्वेश्चन, ये देखो फर्स्ट का आंसर यही था, सुलेखा वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, सुलेखा जी वाला। डिस्टिंक्ट पर्सन है इसलिए सप्लाई की डायरेक्शन फॉलो करेगा, एग्जैक्टली वो करेगा। सप्लाई गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू फैक्ट्री विदाउट कंसिडरेशन। क्या है ये? ये रहा, ये दिस वन सप्लाई अंडर सेक्शन 7 शेड्यूल 1 वो डेफिनेशन फॉलो कर गया, राइट। और उसके बाद ये हमारा जो टर्मन वाला क्वेश्चन था ये वही लिखा हुआ, इसमें किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखो उसने वो एक्सप्लेन किया, रेटेड पर्सन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, और दो कंडीशन चेक करनी, रेटेड पर्सन है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। देखो फैमिली की डेफिनेशन लिया है जो मैंने आपको नोट से चेक करवाई है अपने। होल्डर इमीडिएट डिपेंडेंट, गेम इस चीज की है, डिपेंडेंट वर्ड की सारी गेम थी इस क्वेश्चन में, राइट। डिपेंडेंट वो नहीं था तो इसलिए सप्लाई नहीं होगा। देखो वो नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई अंडर सेक्शन 7। क्यों? नॉट होली डिपेंडेंट एज इज अ वेल सेटल्ड वेल नोन लॉयर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और सी पार्ट में क्या है इसका आंसर? इन द अबव केस रमन इज टेकन एडवाइस विद रिगार्ड टू बिजनेस। भाई तो भी हमारा आंसर स्टिल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई। क्यों? बिकॉज रिलेटेड पर्सन ही नहीं है भाई वो। एज सच सर्विसेज हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। ठीक है भाई, शेड्यूल 2 यही हमें ये देखना कि कुछ एक्टिविटीज जो नीचे लिखी गई हैं क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी, हमें बताना है एज पर शेड्यूल 2। ओके, बता देंगे। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हो, राइट ऑफ यूज ट्रांसफर कर रहे हो कि भाई तू प्रॉपर्टी मेरी यूज कर सकता है, तो क्या होगा ये? सर्विस ट्रांसफर थोड़ी ना कर दी। सेकंड पार्ट, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज ऑफ by under directions of a person carrying on the business as no longer to form part of assets। भाई जितना मर्जी क्वेश्चन तुम्हें गुमराह कर ले, जितना मर्जी क्वेश्चन तुम्हें टिपिकल वर्डिंग लिख दे, ट्रांसफर क्या हो रहे हैं क्वेश्चन में? गुड्स। तो ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड बिल्कुल भी क्वेश्चन को घबराना नहीं है पढ़ के कि पता नहीं क्या ही लिख दिया, क्या ही वर्डिंग आ गई। क्या ट्रांसफर हो रहा है? गुड्स। सप्लाई क्या होगी? गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर टाइटल, ये भाई सेम क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस करके आ ही रहे हैं। राइट ट्रांसफर करना, मियर ट्रांसफर ऑफ राइट विल नॉट कंस्टिट्यूट ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इट विल ओनली कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपको सप्लाई ऑफ गुड्स भी करवाना है तो आप लोगों को उसका टाइटल भी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, राइट। शेड्यूल 2 आप लोग रेफर कर सकते हैं, मेरे नोट्स चाहे मेरे नोट से भी रेफर कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ शेड्यूल 2 कहाँ, ये रहा क्या? यस ये रहा शेड्यूल 2, ये रहा। ट्रांसफर वाले आपको एस्पेक्ट सब यहाँ मिल जाएंगे, गुड्स एज सर्विस है नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। एक बार आंसर आपको दिखा देता हूँ। सर्विस स्टडी मैट का सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज का आंसर, सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक और पार्ट भी था क्या इसका? सॉरी गाइस देखा नहीं मैंने, अब कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स, अब ये क्या हो गया? या
ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट व्हिच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन इज ग्रेड। अच्छा यार, ये बहुत सही पॉइंट है बॉस, ये पॉइंट मेरे को एक्सप्लेन करने दो, मजा आएगा। ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स हो रहा है अंडर एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट क्या कहता है कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो भी पास ऑन नहीं हो रही, इट विल ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट, जब तुम मेरे को सारा का सारा पैसा जो हमारे बीच में एग्री हुआ है वो दे देगा। सिंपल सी बात है भाई, तुम लोग मेरी एक बात सुनो, चाहे आज ट्रांसफर हो, चाहे हो 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कल ट्रांसफर हो, जब भी जो एग्रीमेंट में डेट लिखी है या वो पेमेंट कर देगा, भाई ट्रांसफर तो होगा ही ना। भाई जब ट्रांसफर तो होगा ही ना यार, टाइटल इन गुड्स, चाहे आज ट्रांसफर कर दो टाइटल इन गुड्स, चाहे टुडे ट्रांसफर कर दो या फ्यूचर ट्रांसफर कर दो, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर तो हो ही रहा है ना यार वो। सो क्या फर्क पड़ता है यार इससे, क्या इससे कोई इफेक्ट आएगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? द आंसर इज नो। टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, चाहे आज हो चाहे कल हो, टाइटल तो ट्रांसफर हो रहा है ना यार गुड्स का। और अगर जब टाइटल ट्रांसफर हम करते हैं गुड्स का, तो भाई तुम लोगों ने गुड्स का हक ही उसे दे दिया, अब उसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। अब वो तुम्हारी नहीं, अब सॉरी सॉरी, अब वो गुड्स तुम्हारे नहीं रहे। हम क्या गुड्स की बात कर रहे हैं ना, किसी और चीज की बात कर रहे हैं। गुड्स जो है, टाइटल जब तुमने ट्रांसफर कर दिया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। चलिए चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज, ओके सिमिलर क्वेश्चन है यार, वही बताना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज देख लें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। भाई मेरे टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो, राइट ऑफ यूज ट्रांसफर कर रहे हो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अपने घर जहां भी बैठे हो लेक्चर देख रहे हो, बोलना मेरे साथ, सर्विस, सर्विस। क्यों? बिकॉज भाई टाइटल थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं हम, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं, जस्ट पर यूज, जस्ट यूज के लिए हम उसको राइट ऑफ यूज ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई तो टेम्परेरी यूज कर ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सर्विस। सेकंड पार्ट, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स। भाई मेरे जॉब, मैंने अपने गुड्स तुम्हें दे दिए ताकि, कि लाइक सिंपली सेइंग, लाइक फैक्ट्रीज में बहुत अक्सर होता है कि यार लाइक मैंने लाइक तुम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते ही होगे, प्रोसेस अकाउंटिंग को, कि जो गुड्स हम बना रहे हैं, like कोई भी गुड्स हो, वो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से होके अपना कंप्लीट एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। लाइक ये प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, लाइक वो चीज़ हो रही है यार कि प्रोसेस 1 जो है वो तुम अपनी फैक्ट्री में कर रहे हो, बट प्रोसेस 2 को करने के लिए, लाइक सपोज तुमने गुड्स बना लिए, बट अब वो गुड्स की क्रोम प्लेटिंग करनी है या कुछ भी इस तरह का कुछ हमने काम करना है, वो तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम लोग नहीं करते, तुम लोग किसी और बंदे को वो दूसरा प्रोसेस करने के लिए ट्रांसफर करते हो गुड्स। तो क्या हो गया, अब वो दूसरा बंदा तुम्हारे गुड्स के ऊपर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, क्रोम प्लेटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी तुम्हारी सर्विस ली है तुमने, क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा या गुड्स होगा? ऑफ कोर्स सर्विस होगा। तो ये भी हमारा सर्विस हो गया और ये भी हमारा सर्विस हो गया। ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, अब भाई कितनी बार बताएगा यार, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, ये एक बार दिखा देता हूँ। सर्विस, सर्विस गुड्स, 8th का आंसर, 8th का आंसर, सर्विस, सर्विस गुड्स, सर्विस, सर्विस गुड्स। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9th। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9th, जल्दी जल्दी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी फटाफट। The goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of services. Examine where to the statement. Okay, sir. Hire purchase agreement. यार एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं याद, आई थिंक सी इंटर में तुम्हारे अकाउंट्स में चैप्टर होगा हायर परचेज अकाउंटिंग का। देख जब मैंने सी इंटर की थी तब तो था यार हायर परचेज का चैप्टर, मेरे को याद है। आई थिंक सीए फाउंडेशन में, लाइक सी इंटर सी ए फाउंडेशन में किसी ना किसी लेवल पे अकाउंट्स में तो ये पढ़ाते हैं, इंटर फाउंडेशन में हायर परचेज अकाउंटिंग के बारे में। चलो मैं स्टिल एक बार तुमको रिविजिट करवा देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो हायर परचेज का मतलब क्या होता है भाई, चीज को किसी भी गुड को, किसी भी गुड्स को इंस्टॉलमेंट में लेके आना, कोई भी चीज है उसको इंस्टॉलमेंट में लेके आना, वो है हायर परचेज। भाई तुम लोग सपोज कोई कार
तुम लोगों ने आज बाई की, लेट्स सपोज 20 लाख की, राइट? और तुम्हारे पास एकदम से 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। जो कार शोरूम का ओनर है वो क्या कहता, अरे कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप अभी जी ऐदा ही ले जाओ, आप अभी ऐदा ही ले जाओ, डाउन पेमेंट कर जो 1 लाख रुपए की, ऐदा ही ले जाओ, बाकी पेमेंट होली रही दिन दे रहना जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं पाजी हमारे, वो ये कह रहे हैं कि यार आप अभी कार को ले जाओ, कोई इश्यू नहीं है, डाउन पेमेंट कर दो 1 लाख की, आप जो भी टर्म्स होगी, बाकी की पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में कर देना, और लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जब आप हमें कर दोगे उसके बाद ये कार आपकी हो जाएगी। तो दिस इज अ केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, राइट? तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, अब ये जो मैंने ऊपर एक तुम लोगों को चीज करवाई थी, ये वाली, ये कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है वो शेल पास एट फ्यूचर डेट, सेम यही तो हो रहा है यार, यही तो क्वेश्चन है, दे बोथ आर सेम, कि भाई टाइटल जो है, जो तुम्हें कार का टाइटल ओनरशिप मिलेगी वो मिलेगी एट अ फ्यूचर डेट, और फ्यूचर डेट वो कौन सी होगी इस केस में, जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे। अब खुद ही बताना यार इसका आंसर क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्वियसली। भाई कार की टाइटल तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा ना यार, जब मैं पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट कर दूंगा। अब फ्यूचर डेट पे टाइटल पास होगा, इससे ये थोड़ी कि वो सप्लाई सर्विस के डेफिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगी, इट विल स्टिल रिमेन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेट्स चेक आउट, जो है मॉड्यूल में आपके दिया गया और गो थ्रू करवा दे। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जी हाँ मैंने भी यही कहा था, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल एट द फ्यूचर डेट। कोई मायने ही नहीं रखता, चाहे फ्यूचर पे है चाहे आज हो रहा है, ट्रांसफर तो हो रहा है ना यार, दैट्स व्हाई इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसने पहले ही बता दिया, ठीक है जी। तो क्या है फर्स्ट फर्स्ट केस क्या है, Miss Sriniti Kaushik received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from Mr. Rachel of Sydney, Australia. The amount paid for the said services 5,000 Australian dollars. Okay, sir. अब भाई तुम लोग मेरी एक बात सुनो, अब यहाँ पे उसने कोई भी रिलेटेड पर्सन, ये भी छोड़ो तुम सबसे पहले देखो कि इस केस में उसने बता दिया कि भाई कंसिडरेशन चार्ज की है, यानी कि भाई ये शेड्यूल 1 से तो बाहर हो गया, तो शेड्यूल 1 तो अपने दिमाग से इस पॉइंट के लिए निकाल दो, क्योंकि जब कंसिडरेशन ही आ गई तो शेड्यूल 1 से बाहर ही हो गया। अब सप्लाई की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसमें एक पॉइंट था हमारा, मैं आपको नोट्स से गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। सप्लाई 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 सप्लाई, यस यस यस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस। भाई मायने ही नहीं रखता, जब तुम सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो और तुम कंसिडरेशन तुम पे कर रहे हो, मायने ही नहीं रखेगा क्या तुमने, क्या वो सर्विसेज बिजनेस के लिए है या तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए है, राइट? हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनिधि कौशिक जी ने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज ली अपने घर के लिए ऑस्ट्रेलिया से। भाई सर्विस इंपोर्ट हो रही है सर, यस इंपोर्ट हो रही है, रुको रुको, इंपोर्ट हो रही हैं, यस हो रही हैं। कंसीडरेशन है सर, यस बिल्कुल है सर। पर्सनल यूज है, खुद की रेजिडेंस है, अरे तो क्या हुआ, अभी तो मैंने रीड करवाया तुम लोगों को, फर्क ही नहीं पड़ता कि पर्सनल है या बिजनेस के लिए है। तो क्या ये सप्लाई होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, आंसर इज यस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। मैं दिखाता हूँ आपको आंसर। या इट वुड अमाउंट टू सप्लाई। आप लोग इसका एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप चाहें, जो मैंने समझाया वही रीजन है इसका। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। Miss Trinity Kaushik received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from her brother Mr. Varun.
residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Miss Trinity. यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे जो है वो कंसिडरेशन पे नहीं कर रही है, डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, यानी कि शेड्यूल 1 एक्टिव हो गया, शेड्यूल 1 एक्टिव हो गया यहाँ पे। अब शेड्यूल 1 क्या कहता है, सर्विसेज को इंपोर्ट करवाओ, यस, रिलेटेड पर्सन से भी करवाओ, यस, और बिजनेस के लिए करवाओ। हमारे केस में इंपोर्ट है, बिल्कुल है। क्या रेटेड पर्सन है, एग्जैक्टली क्यों इस केस में उसका ब्रदर जो वरुण है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पर्सन। बट उसने जो सर्विसेज ली हैं वो ली हैं अपनी रेजिडेंस के लिए, बैंड्रा उसकी जो रेजिडेंस है उसके लिए, उसने इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस वो सर्विसेज नहीं ली हैं। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये हमारी जो डेफिनेशन है वो क्वालिफाई नहीं किया। इंपोर्ट भी हो रहा था, रेटेड पर्सन भी था, कंसिडरेशन भी पे नहीं की, सब कुछ सही जा रहा था सप्लाई के डेफिनेशन के लिए, बट इन द एंड हमने देखा कि यार वो बिजनेस के लिए नहीं यूज हो रहा, इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, वो क्या है उसकी पर्सनल रेजिडेंस के लिए है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सिर्फ एक चीज रहेगी थी, अदरवाइज सप्लाई बन जाता। सेकंड पार्ट, ये देखो, however Miss Trinity has taken data acquisition services from her residence and not in the course of other business। देख रहे हो ना, को ऊपर से पढ़ाता हूँ एक बार, ये देखो वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि यार रिलेटेड पर्सन है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो कंसिडर भी रिलेटेड, उसका ब्रदर उसके रिलेटेड माना जाएगा, राइट, सब कुछ ठीक है, बट वो नॉट बी रिलेटेड एज सप्लाई, क्यों भाई, बिकॉज बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, जो बिजनेस का एलिमेंट था वो मिसिंग था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 10th का सी पार्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Will your answer change in the above case if Miss Trinity has taken interior decoration services with regard to her business premise and not her residence? Exactly, yes. भाई यही तो बात थी, जब बिजनेस के लिए सर्विसेज ले ली तो क्या वो सप्लाई बन जाएगा? आंसर इज यस। वो सप्लाई होगा, यही तो हम बात कर रहे थे कि यार बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस का जो कंडीशन है वो मीट नहीं हो पा रही, दैट मीन सप्लाई नहीं बन पा रही। अगर ये कंडीशन ही मीट हो गई, बाकी सब तो ऑलरेडी मीट हो ही चुका था, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में दम 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 है, हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। ओके, करना क्या है भाई, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस की, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस स्टेट। ओके, सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई बतानी है, अब टाइप ऑफ सप्लाई तो भाई दो तरह की है। उनको भाई टाइप ऑफ सप्लाई, आप देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो हमें यही कह रही है कि जितना हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है लास्ट लाइन पढ़ के, यार टाइप ऑफ सप्लाई यानी कि हमें ये बताना है जो क्वेश्चन में केस दिया होगा कि यार वो केस कंपोजिट सप्लाई का है या फिर मिक्स्ड सप्लाई का केस है। ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने भाई कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेची हैं अकबर को, अकबर रिटेल स्टोर वालों को। क्या आइटम्स बेची हैं? रेफ्रिजरेटर भेजा, स्टेबलाइजर भेजा, स्टेबलाइजर रेफ्रिजरेटर सेल किया है, स्टेबलाइजर सेल किया है, टीवी सेल किया है, एसी बेचा है, एंड स्प्लिट एयर कंडीशन को भी, स्प्लिट स्टेबलाइजर एसी का सेल किया है, एसी सेल किया है, एलईडी टीवी को सेल किया है, एंड ये रेफ्रिजरेटर एंड स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर भी दे हैव सोल्ड। कहना क्या चाह रहा है, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड सिंगल इनवॉइस। भाई दमदम वालों ने ऑल्दो दे हैव सोल्ड मल्टीपल आइटम्स, बट उन्होंने इनवॉइस एक ही रेज किया है, इन सिंगल इनवॉइस उन्होंने रेज किया, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच अबव आइटम्स सेपरेटली इन द सेम। भाई दमदम वालों ने क्या किया है, सिंगल इनवॉइस जो किया, प्राइस अलग अलग लिखा,
राइट। ऑल्दो अकबर रिटेल स्टोर बाय लो ने भाई सिंगल चेक दे दिया 1 लाख रुपए का फॉर ऑल द आइटम्स एज कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखो, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इस चीज को। हुआ क्या है हमारे क्वेश्चन में, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, एसी आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स सपोज 50,000 का है, लेट्स सपोज 30,000 का है, लेट्स सपोज 40,000 का है एंड लेट्स सपोज ये सब 20,000 के हैं। टोटल कितना बन गया गाइस? मैं जीएसटी अभी नहीं ले रहा हूँ इस केस में, लाइक नॉर्मल ऐसे ही रफ बनाया है। 50 प्लस 30 80 प्लस 40 120 दे के एंड द टोटल कम्स टू 140। थोड़ा ज़्यादा बन गया यार, ना डिस्काउंट तो नहीं चल पाएगा। ऐसा करो, इसको तुम लोग 20 कर लो, इसको तुम लोग 20 कर लो। स- इसको भी तुम लोग 20,000 ही कर लो एंड टोटल कम्स टू 1,10,000। अब भाई तुम लोगों ने जो दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने उनको सामान बेचा, टोटल क्या बना? जितनी भी गुड्स उन्होंने सेल की 1,10,000। लेट्स सपोज 1,10,000 का टोटल बन गया, लेट्स सपोज आई एम एज्यूमिंग इट। भाई अकबर रिटेल वाले कहते कि यार दमदम जी, 1,10,000 का आपसे सामान उठाया हमने, इतना कुछ परचेज किया है, थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो। वो कहते क्या बात कर दी आपने, जो आपकी मन किया आप दे दो, जो आपकी श्रद्धा आप दे दो। तो भाई श्रद्धा तो हमारी ये कहती थी, मैंने श्रद्धा से पूछा कि कितना दूं, वो कहती कि यार 1 लाख रुपया दे दो, इट्स इनफ। तो भाई श्रद्धा कहती है अकबर जी को कि भाई 1 लाख रुपया आप दमदम वालों को दे दो, बहुत है। और दमदम वाले भी कहते हैं कि ठीक है जी, आपने 1 लाख रुपया दे दिया, हमने ले लिया। तो ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? अब भाई तुम खुद सोचो। समरी नोट्स पे लेके जाऊंगा, कंसेप्ट गो थ्रू करवाता हूँ बस। कहाँ गया, कहाँ गया? यस, ये भाई मिक्स सप्लाई के केस में कंडीशन क्या होती है? सप्लाईज 2 और मोर होती हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, दिस इज द गेम चेंजर, सिंगल प्राइस। क्वेश्चन तुम लोगों को गुमराह कर रहा है, क्वेश्चन तुम लोगों को बेसिकली इस पॉइंट पे लेके जा रहा है, सिंगल प्राइस वाले पे। ये लिखा ना क्वेश्चन में कि अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन सिंगल चेक और रुपीज 1 लाख, कि भाई उन्होंने एक सिंगल चेक दे दिया 1 लाख है, सबके लिए 1 लाख है, यानी कि सिंगल प्राइस। बेसिकली क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहा है कि यार देखो, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है सब कुछ के लिए मिला के, सबका मिला के, दैट इज, तो ये एक सिंगल प्राइस हो गया, जो कि हमारी डेफिनेशन कहती है मिक्स सप्लाई की। बट हम इनके कंफ्यूज में हम नहीं फंसेंगे। क्वेश्चन बाउंसर डाल रहा है तुम्हें, बट हम पुल शॉट लगाएंगे बाउंसर के ऊपर ही, हम नहीं आउट होने वाले इस बाउंसर के ऊपर। अब भाई मेरी एक बात सुनो, सिंगल प्राइस का मतलब ये यहीं पे देखो। अब तुम लोग ये देखो यार, भले ही अकबर वाले कह रहे हैं कि यार आप 1 लाख रुपया दे लो, दे दो, सॉरी, अकबर वाले दे रहे हैं कि भाई हम तो आपको 1 लाख रुपया देंगे, ये सीधी सी बात है, आप सबका 1 लाख रुपया रख लो, 1,10,000 का बिल बना था, 1 लाख रुपया आप हमसे ले लो। बट भाई दमदम वाले थोड़ी ना मांग रहे थे उनसे। भाई दमदम वालों ने तो क्या लिखा है, एक सिंगल इनवॉइस की इशू की है इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली इन द सेम। भाई दमदम वालों ने तो एक एक आइटम का प्राइस इंडिकेट किया है अलग से, सेपरेटली। भाई दमदम वाले थोड़ी ना कह रहे थे आपको कि आप हमें सिंगल 1 लाख रुपया सबका मिला के दे दो, नो। वो तो आपकी श्रद्धा थी, आपने श्रद्धा से पूछा, वो कहते कि 1 लाख रुपया दे दो, आपने दे दिया। हमको भी था कि चल 1,10,000 का हमसे उन्होंने सामान खरीदा है, चल 10,000 का डिस्काउंट हो गया, हमने भी ले लिया। बट क्या हमने आपसे 1 लाख रुपया मांगा था क्या सिंगल प्राइस? नो। हमने आपसे ये थोड़ी ना कहा था कि सर ये जो आप हमें गुड्स दे रहे हो, ये वाले रेफ्रिजरेटर लेके जा रहे हो हमसे, स्टेबलाइजर लेके जा रहे हो, एलईडी लेके जा रहे हो, एयर कंडीशनर ये लेके जा रहे हो, इन सबका प्राइस 1 लाख रुपया है, नो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमने तो आपको एक एक आइटम का प्राइस अलग से कोट किया है, ये दिस ये दिस ये दिस ये दिस,
सो इस केस में क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या वो कंपोजिट सप्लाई हुआ या मिक्स सप्लाई हुआ? भाई, दिस इज द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, नॉट मिक्स सप्लाई। ये मिक्स सप्लाई नहीं हुआ। दिस इज द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, ये मिक्स सप्लाई नहीं हुआ। आई होप आपको रीजन क्लियर हो गया होगा कि भाई ऑल दो अकबर वालों ने 1 लाख रुपए का चेक हमें काट के दे दिया, बट हमने थोड़ी ना मांगा था उनसे। हमने तो कहा ही नहीं उनको कि यार आप, हम आपको सारा का सारा गुड्स 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। नो, वी हैवंट सेड दैट। वी हैवंट चार्ज्ड सिंगल प्राइस फॉर ऑल द गुड्स व्हिच वी हैव सोल्ड, जो कि मिक्स सप्लाई की कंडीशन होती है। ये तो होती है ना कि कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस, बट वी हैवंट चार्ज, we haven't charged single price. Instead of doing that, we have indicated the price of each of the above items separately. So this is the case of composite supply, not a mixed supply. State the type of supply and tax rate applicable in this case. भाई मेरे composite supply का केस है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये composite supply का केस है। क्लियर? ही ऑल क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यार ये जो केस है वो composite supply का केस है। एक बार आपको आंसर भी चेक करवा देता हूँ मैं। 11 क्वेश्चन थे। या ये देखो कि भाई दमदम वालों ने नेचुरली बंडल्ड, देखो जो भी गुड्स आइटम सप्लाई किए हैं वो नेचुरली बंडल्ड है? नहीं है, पहली बात तो नेचुरली बंडल्ड ही नहीं है। सो ये देखिए गाइस, इन द गिवन केस आइटम सप्लाई बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जैक्टली। अब तुम खुद देखो यार, फ्रिज सप्लाई हो रहा है, ठीक है, एसी सप्लाई हो रहा है, टीवी सप्लाई हो रहा है, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? क्या एक साथ सप्लाई होते हैं क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में? आंसर इज नहीं। इसको रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो फ्रिज ले ले, एसी चाहिए, एसी ले ले, टीवी चाहिए, टीवी ले ले। सो दीज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। इनफैक्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर गलत बता गया, ये कॉम्पोजिट सप्लाई भी नहीं है, मिक्स सप्लाई तो है ही नहीं। बिकॉज अभी हमने देखा कि सिंगल प्राइस हमने थोड़ी चार्ज किया उससे, जो मैंने बताया मिक्स सप्लाई भी नहीं है ये। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई आल्सो। ये कॉम्पोजिट सप्लाई भी नहीं है, मिक्स सप्लाई भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा ऊपर से बाय मिस्टेक गलत बता गया वो। लाइक बाद में नोटिस किया मैंने कि यार वो कॉम्पोजिट सप्लाई भी नहीं है, बिकॉज जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को? फ्रिज, एसी और टीवी, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के गुड्स हैं, राइट? सो भाई इस केस में होगा क्या? सर फिर करें क्या? ना कॉम्पोजिट सप्लाई है ना मिक्स सप्लाई है, तो करें क्या? भाई करना क्या है, जो रिस्पेक्टिव रेट्स आपके हैं आप चार्ज कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? जो भी इंडिविजुअल आइटम्स का टैक्स रेट है वो इस केस में हम चार्ज कर देंगे। देखो, सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स आर व्हिच आर टैक्स रिस्पेक्टिव रेट्स आर एप्लीकेबल टू देम। जो भी इंडिविजुअल टैक्स रेट्स हैं वो हम अपना चार्ज कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। मणिकरण रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली। चलिए देख लें क्वेश्चन पूछ कर है हमसे। Determine the rates of GST applicable in the given case, assuming the rate of GST to be as under. Okay, okay sir. भाई रेट ऑफ जीएसटी बताना है, रेट ऑफ टैक्स बताना है हमने, क्या रेट ऑफ टैक्स क्या ही लगेगा, क्या लगेगा?
क्या लगता है क्या लगेगा? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा ना क्या लगेगा। Manigaran registered supplier of Delhi has supplied 20,000 packages at 30 each to Mukhija gift shop in Punjab. क्या बात है, दिल्ली से सामान चला है पंजाब। ओके, each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottles and a packet of toy balloons. ओके, सिंपली सिंग यार, ये जो भी बेसिकली हो क्या रहा है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। दिल्ली से सामान चला है पंजाब, 20,000 पैकेजेस। किस चीज के पैकेजेस हैं सर वो 20,000? पैकेज में है क्या, पैकेज में क्या है, चॉकलेट्स हैं, फ्रूट जूस बॉटल्स हैं एंड टॉय बैलून्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको बताना क्या है कि यार उस एक पैकेज के ऊपर जो हमने बताया है, और हाँ, उस एक पैकेज का रेट क्या है, क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं मुखीजा वाले, पंजाब के सप्लायर से, मुखीजा गिफ्ट शॉप मणिकरण वाले क्या चार्ज कर रहे हैं मुखीजा जी से, 30 रुपीज ईच। ये देखो ना, हैज सप्लाइड 20,000 पैकेजेस एट रुपीज 30 ईच। भाई एक पैकेज जो उन्होंने बना के दिए है चॉकलेट्स, फ्रूट जूस बॉटल्स और टॉय बैलून्स का, 30 रुपीज ईच चार्ज कर रहे हैं। अब भाई तुम लोग मेरी ये बात सुनो, ये फिर से इशारा कर रहा है हमारा मिक्स सप्लाई की तरफ। हाँ, और तुम लोग मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना इस चीज को, मिक्स सप्लाई होती क्या है। व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई माने तो मिक्स ऑफ ऑल, जो भी पड़ा है मिक्स कर दिया, चॉकलेट्स हैं, टॉयज हैं, बैलून्स हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, सबको मिक्स करके एक सिंगल पैकिंग तैयार कर दी। वो क्या हो गया हमारा मिक्स सप्लाई। समझे, मिक्स सप्लाई माने तो मिक्स ऑफ ऑल, अलग अलग चीजें हैं, उन सबको इकट्ठा किया और एक पैकिंग बना दी, एक पैकेज बना दिया। वो क्या हम होगी हमारी मिक्स सप्लाई। हमारी कंडीशन क्या होती है मिक्स सप्लाई की, जैसे मैंने लाइक पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को दिखाया था, अ सिंगल प्राइस इज चार्ज, दिस वन। और हमारे केस में क्या हो रहा है, ओके, जो मनीकरण वाले हैं वो सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, यस सर, वो 30 रुपीज का एक 30 रुपीज पर पैकेट चार्ज कर रहे हैं। सो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, मिक्स सप्लाई का केस हो गया। दिस इज द केस ऑफ मिक्स सप्लाई। और वी ऑलरेडी नो कि मिक्स सप्लाई के केस में हो क्या रेट ऑफ टैक्स लगता है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। क्या लगेगा, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, बिकॉज इट इज अ मिक्स सप्लाई। तो भाई जितने भी हमने पैकेजेस बनाए हैं उसके ऊपर रेट का लगेगा 18%, 18% का जीएसटी रेट उसके ऊपर लगेगा। आइए आपको एक बार मेरी आंसर का आंसर स्टडी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, 12th क्वेश्चन है हमारा आंसर है या, ये देखिए, इज अ मिक्स सप्लाई और रेट का लगेगा 18%। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, लेट्स सी। क्या करना है 13 वाले क्वेश्चन में, देखते हैं। डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द इंटरेस्ट इन मूवमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स लोकेटेड इन स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। ओके, समझ गए, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा इज engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery। ठीक है भाई, गगन जी हैं हरियाणा के स्टेट में रजिस्टर्ड, जो क्या काम करते हैं, हैवी मशीनरी की रिपेयर, हैवी मशीनरी की रिपेयर सर्विसेज। हैवी मशीन है, इनकी रिपेयर सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ये उनका बिजनेस है। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड इट्स कंटेनर trucks equipped with items like repair equipments, consumable tools, part, etc. Okay, from Haryana to its own repairing centers, ठीक है, located in other states across India, where the client's machinery are being bought and repaired. Okay. Because the liability of GST on the interest in movement of trucks from the workshop of Gagan in the Haryana and its own bearing centers. Okay. देखो यार क्वेश्चन में हो क्या रहा है, लेट मी मेक इट अंडरस्टैंड टू यू। चलते हैं अपने रफ वर्क के ऊपर, करेंगे इसको फिर से डीप डाइव। भाई मेरे गगन, ये है हमारे गगन जी, क्या काम करते हैं, हैवी मशीनरी है, इनको रिपेयर करने का काम इनकी कंपनी देती है।
बेसिकली दीज आर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स विच ओन हाई एंड हैवी मशीनरी। ठीक है। अब यार क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अब होता है, अब हो क्या रहा है, अब इन्होंने रखे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रक्स, गगन जी ने क्या रखे हैं अपने पास, ट्रक्स हैं। और वो ट्रक्स बेसिकली होता क्या है कि ट्रक्स लाइक दे आर असेंबल्ड इन सच अ मैनर कि यार जो रिपेयर की सर्विस ये दे सकते हैं वो ट्रक के थ्रू ही दे सकते हैं। लाइक उस ट्रक में इस तरह के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करवाए हैं इन्होंने, इस तरह असेंबल्ड है वो कि जो इनको रिपेयर करने के लिए वो ट्रक की जरूरत पड़ती है। हुआ क्या, गगन जी बैठे हैं हमारे हरियाणा में, लेट सपोज इनको इनको रिपेयर का सर्विस, इनको रिपेयर का ऑर्डर कहाँ से आ गया, लेट सपोज बैंगलोर से। भाई गगन जी हमारे बैठे हैं हरियाणा में और इनको रिपेयर सर्विसेज का ऑर्डर कहाँ से आ गया, बैंगलोर से। तो इनका ट्रक चला कहाँ 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 कहाँ, बैंगलोर। तो भाई इनका ट्रक हरियाणा से लेके बैंगलोर चला, ठीक है। तो ताकि भाई बैंगलोर में जाके रिपेयर कर सकें जो भी इनके क्लाइंट की मशीनरी होगी, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो भी गगन जी का ट्रक है, वो मोमेंट उसकी हुई हरियाणा से बैंगलोर की, जो हमारे एग्जांपल में मैंने खुद फ्रेम किया है, क्या ये मूवमेंट ऑफ ट्रक सप्लाई है या नहीं है। इसके ऊपर है एक सर्कुलर, मैं आपको पहले सर्कुलर बताता हूँ, फिर इसको सर्कुलर को एक्सप्लेन भी करूंगा कि यार वो उसके बीच लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर्कुलर की है क्या। पहले सर्कुलर दिखा दूं एक बार आप लोगों को, कहाँ गया, 1 2 4 एंड पी ये रहा, ये लिखा ट्रक्स। भैया देखो सर्कुलर, आप सर्कुलर है आपकी आईसी मॉड्यूल में, जो कहता है कि इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस इंक्लूडिंग ट्रेन्स बसेस एक्सेट्रा। ये हमारा बस वाला, सॉरी ये हमारा ट्रक वाला केस है, या हमारा ट्रक वाला केस है। फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, फॉर पेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारा केस है ट्रक, ये पेयर एंड मेंटेनेंस हमारा केस आ गया, ठीक है। shall be treated as shall be treated neither as supply of goods nor supply of services, therefore not be liable to IGST। भाई मेरे ट्रक की मूवमेंट सर्कुलर कह रहे हैं कि अगर आपका ट्रक इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है आपके ट्रेन की, ट्रक्स की, बसेस की, डिस्टिंक्ट पर्सन, हमारे केस में तो यही हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन ही तो है। क्या लिखा क्वेश्चन में देखो, गगन इंजीनियरिंग हरियाणा में रजिस्टर्ड है फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क ट्रक्स विद आइटम्स लाइक रिपेयर इक्विपमेंट्स। हरियाणा से कहाँ जाते हैं, उनके ओन रिपेयरिंग सेंटर रजिस्टर्ड जीएसटी लॉ। लाइक हरियाणा में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनके रिपेयरिंग सेंटर्स कहाँ पे हैं, बैंगलोर में वो रजिस्टर्ड होंगे, वो वहां पे भेजते हैं और वहां पे वो रिपेयर करते हैं मशीनरीज को। सो भाई ये हमारे वाला केस सर्कुलर में कवर हो गया। अब यार सर्कुलर क्या कहता है कि भाई अगर आपका ट्रक जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, आपके आपके ही ब्रांच में जा रहा है, ताकि आप वहां जाके क्लाइंट को रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड कर सको, इट विल नॉट बी रेटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। भाई कॉमन सेंस, दिस सर्कुलर इज टोटली कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है भाई मेरे, तुम खुद सोचो यार, यार तुम ट्रक थोड़ी ना सप्लाई कर रहे हो। क्या गगन जी ट्रक बेच रहे हैं क्या, क्या गगन जी ट्रक बेच रहे हैं, क्या गगन जी ट्रक को सेल कर रहे हैं, द आंसर इज नो। भाई ट्रक थोड़ी ना बेच रहे हैं वो, ट्रक थोड़ी ना सेल हो रहा है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। समझ लो मेरी बात, ट्रक इज ओनली अ वे, ट्रक इज ओनली अ माध्यम, इट्स ओनली अ मीडियम थ्रू विच दे आर सप्लाइंग देयर रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज, बट दे आर नॉट सप्लाइंग द ट्रक। भाई ट्रक पूरा पूरा थोड़ी ना सप्लाई कर रहे हैं वो, जब ट्रक सप्लाई ही नहीं कर रहे तो वो सप्लाई कैसे बन जाएगा इंटरस्टेट मूवमेंट। वो सिर्फ मूवमेंट इसलिए हो रही है ताकि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकें। आई होप ये क्लियर होगा। So this is totally common sense guys। बस फिर और क्या था, इस क्वेश्चन ही तो पूछा गया हमसे कि यार इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स क्या सप्लाई मानी जाएगी, लेवेबल होगी जीएसटी के। भाई जब सप्लाई ही नहीं है, जब टैक्सेबल इवेंट अराइज ही नहीं हुआ, तो लेवेबिलिटी की तो बात ही नहीं आती ना। सो इसका आंसर होगा नो, इट विल नॉट बी लेवेबल टू जीएसटी। आंसर एक बार चेक करवा देता हूँ आप लोगों को इनका। आई थिंक आपको क्लियर होगा सर्कुलर का रीजन, आपको पता लग गया होगा कि लाइक सर्कुलर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। सर्कुलर समझ आ गया होगा आप लोगों को भी। देखो ये सर्कुलर की भी रेफरेंस दी हुई जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है, विल नॉट बी लेवेबल टू जीएसटी। क्यों, ये सर्कुलर की उसने बात की है भाई कि इट डजंट इन्वॉल्व फर्दर सप्लाई ऑफ सच कन्वेंस। भाई मेरे वही बात कि यार ट्रक थोड़ी ना सप्लाई हो रहा है, सप्लाई कब बनता, सप्लाई कब बनता,
जब ट्रक ही सप्लाई हो रहा होता, वो उन्होंने ट्रक को ही सेल किया होता, देन इट विल बी सप्लाई। बट ट्रक थोड़ी ना सेल हुआ है, ट्रक सेल हुआ? नो। सप्लाई हुआ? नो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाई हाई हाई। मेरा तो हाई है यार, होप सो तुम्हारा भी हाई होना चाहिए, बिकॉज इट्स द लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये क्या कहता है। 14 क्या कह रहा है? ओके, examine whether the grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as supply. Okay, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। सरवाना एंड सन्स विशेष स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या बात है भाई। सरवाना जी के बेटे सरवाना जी के पास आए एक दिन और वो कहते, पापा पापा मैं बिजनेस करांगा, पापा पापा मैं बिजनेस करांगा। सरवाना जी कहते, ठीक है बड़ा, क्या बिजनेस करेगा पर तू? पढ़ाई तो कर ले। नहीं नहीं पापा, पापा पापा मैं लिकर बेचांगा, पापा मैं दारू बेचांगा, पापा मैं बिजनेस करांगा, बहुत पैसे कमाऊंगा पापा। अब देखिए भाई, सरवाना जी बच्चों के आगे मजबूर थे, कुछ कह नहीं पाए और उन्होंने बच्चों को परमिशन दे दी और कर लिया स्टार्ट सरवाना एंड सन्स के नाम से लिकर का बिजनेस। ठीक है, पर भाई अब लिकर का बिजनेस तुम ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। तो भाई उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया, सरवाना एंड सन्स ने, सरवाना जी के बच्चों ने, सरवाना एंड सन्स ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को फॉर सेलिंग लिकर इन द स्टेट, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज चार्ज स्पेसिफिक फी। भाई कॉमन सेंस की बात है यार, लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, तुम्हें फ्री में थोड़ी दे देगी, कुछ फीस तो चार्ज गवर्नमेंट करेगी ही करेगी। तो क्या भाई लाइसेंस की जो फीस है, क्या वो सप्लाई है या नहीं है? सो इस केस में आप लोगों को याद आ रहा होगा, शेड्यूल 3 के बाद, आफ्टर शेड्यूल 3, अगर आप मॉड्यूल देखोगे आफ्टर शेड्यूल 3, उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है, सम ऑफ द like government may notify some of the activities or transactions which will neither be treated as supply of goods nor supply of services, right? तो ये ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस उन्हीं नोटिफाइड सर्विसेज का पार्ट है। मैं आपको चेक करवाता हूँ नोट्स के थ्रू। ये रहा, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन। क्या है ये वाला? ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। तो भाई ये गवर्नमेंट ने बेसिकली नोटिफाई किया हुआ है कि कोई भी जब स्टेट गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है एंड उसके बदले में लाइसेंस इशू करती है अल्कोहलिक लिकर को सेल करने का, इट विल नाइदर बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्या ये सप्लाई होगा? क्या सरवाना के बच्चे जीएसटी पे करेंगे? नो, क्यों? जब सप्लाई ही नहीं है, ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो जीएसटी की तो बात ही नहीं आती। सो दिस इज द गाइस, यहां खत्म करते हैं हम अपना चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली होगी कि क्वेश्चन की। एंड यही कहूंगा कि यार अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके भी एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्यों सर सब्सक्राइब क्यों करें, क्यों करें भाई मेरे? जैसे ये चैप्टर तुमको करवाया ना आज मेरी बहनों, जैसे तुमको ये चैप्टर आज मैंने करवाया है ना, उसी तरह आई एम गोइंग टू कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर सी इंटर मॉड्यूल। जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करूंगा ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की कंसेप्ट क्लैरिटी में दे सकूं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। एंड वन मोर थिंग, लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, बताना मेरे को जरूर कमेंट में कैसी लगी मेरी वीडियो। सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करोगे, क्यों? आगे नेक्स्ट चैप्टर्स तो भी करने हैं क्वेश्चंस मेरे साथ। वन मोर थिंग, अगर आपको नोट्स जो मैं दिखा रहा था, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग मेरे को लाइक अपनी मेल आईडी कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। ये लाइक मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिपेयर किए हैं। आप लोग मेरे को अपनी मेल आईडी कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स ऑन योर मेल आईडी। एंड बस यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि तुम्हारा भला तो आज मैंने किया है, बाकियों का भी भला हो जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका एग्जाम्स अभी ड्यू है नेक्स्ट मंथ। कोई भी आपको डाउट हो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट, जैसे भी होगा आपको जो भी आपका डाउट होगा। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। यस, एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज स्टडी विद लॉजिक, ऑलवेज स्टडी विद फुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है गाइज, बाय।